तो आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे जो अक्सर हमें आज के ज़माने में सुनने को मिलता है। तो उस डिसऑर्डर का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो क्रोनिक मेटाबॉलिज्म मतलब तो ऐसे समझिए कि जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर को जिंदा रखने में जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जो हमारे शरीर को ज़िंदा रखने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, तो उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वैसे ही एक मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होना। तो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि ये जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रक्रिया होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है, ये एक केमिकल एक हार्मोन होता है जो क्या करता है कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए उसे सेल्स के अंदर जाना होता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि सेल्स से बाइंड हो जाता है और सेल्स क्या करते हैं कि एक रास्ता जनरेट करते हैं, एक रास्ता खुल जाता है ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए। तो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि या तो इंसुलिन ही डिस्टर्ब होता है, उसका प्रोडक्शन ही डिस्टर्ब होता है, जिससे कि जितना ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा सके, तो उतना ना होने की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। और एक केस ये होता है कि जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स में जो रिसेप्टर जो होते हैं इंसुलिन के, जहाँ इंसुलिन बाइंड होता है और उसके बाद ग्लूकोज अंदर जाने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो सेल्स जो होते हैं, ये रेसिस्टेंस हो जाते हैं इंसुलिन के लिए, मतलब कि इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाता है, इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता है। तो अगर इंसुलिन सही भी हो, डैमेज ना हो या उसका प्रोडक्शन सही हो या ज़्यादा हो, फिर भी क्या होता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से डायबिटीज़ का केस अराइज हो जाता है। तो जनरली जो नॉर्मल ब्लड शुगर होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब कि अगर 7 से 8 घंटा अगर भूखे रहने के बाद जो ब्लड शुगर जो टेस्ट होता है, तो उसे हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो 70 से 100 के बीच में होता है। मतलब कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर का जो वैल्यू है, अगर 70 से अगर 100 के बीच में आता है, तो उसे हम लोग नॉर्मल मानते हैं। और यही अगर ब्लड शुगर 100 से अगर 125 के बीच में आता है या 100 से 125 तक आता है, तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि उसे हम लोग प्री डायबिटीज़ के रेंज में मानते हैं। मतलब कि उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि डायबिटीज़ होने का। और थर्ड नंबर में होता है कि अगर जो फास्टिंग ब्लड शुगर का जो वैल्यू है वो 126 या उससे ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम फिर से इसे सेपरेट टेस्ट करते हैं। मतलब कि इसे दूसरे दिन दोबारा से टेस्ट करते हैं, और उस समय भी अगर ये दोबारा से 126 के बराबर या उससे ज़्यादा आता है, तो इसे जो होता है कि डायबिटीज़ कंफर्म होता है। मतलब कि उससे उस व्यक्ति को उस पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट है। तो दूसरा जो ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है वो होता है पोस्टप्रांडियल पीपीजी टेस्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट में अगर जो है ग्लूकोज का जो वैल्यू है वो अगर 140 से नीचे रहता है, तो उसे हम लोग नॉर्मल रेंज में मानते हैं। मतलब कि उसे ना तो प्री डायबिटीज़ के केस में मानेंगे और ना ही डायबिटीज़ के। और वही अगर वैल्यू अगर 140 से लेकर के 200 के बीच में रहता है, तो उसे प्री डायबिटिक रेंज में हम लोग मानते हैं। मतलब कि जो डायबिटीज़ का जो आगे चल के जो केस होते हैं, तो उससे पहले जो है ये प्री डायबिटीज़ होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो हो सकता है कि आगे चलकर उस व्यक्ति को जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाए। और तीसरा जो होता है कि अगर 200 से ज़्यादा पोस्ट प्रेंडियल का वैल्यू अगर आएगा, 200 या 200 से ज़्यादा, तो उस केस में उसे हम लोग डायबिटिक मानते हैं। तो तीसरा होता है रैंडम।
मतलब कि कभी भी अगर ग्लूकोज का टेस्ट लेते हैं हम, तो 140 से नीचे वैरी करता रहता है। अगर नॉर्मल रेंज जो होता है इसका, वो 140 से नीचे ही वैरी करते रहता है। और यही अगर रैंडम टेस्ट में ग्लूकोज का जो वैल्यू है, वो अगर 200 या उससे ज़्यादा आता है, और उसके साथ साथ पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया के केस होते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति है उसे मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा जो है यूरिन पास आउट करना, या ज़्यादा भूख लगना, या ज़्यादा प्यास लगने का केस इसके साथ साथ होता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसे हम लोग डायबिटीज़ के केस में मानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से जो सेल्स हैं ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाते हैं, और ग्लूकोज जो है वो सेल के इंटर ही नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ये सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, इसका एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से परसिस्टेंटली जो है ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में हाई रहता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर को एनर्जी के लिए ये ग्लूकोज का यूज करता है। शरीर के जितने भी सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज करता है, उसको अपने अंदर इंटर होने देता है। तो जब हम खाना खाते हैं, तो खाने में हमारे जैसे कि चावल हो गया या रोटी हो गया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, तो खाने के बाद ये डाइजेशन होते होके कहाँ पर आता है, इंटेस्टाइन में। और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे ब्लड में आ जाता है। इंटेस्टाइन में ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है, उसके बाद ये ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जितने भी जो सेल्स जो होते हैं इसका उपयोग करके एनर्जी को जनरेट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है काम करता है, सेल्स जो है काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया जिसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन के बाद जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे ब्लड में चला गया, सेल में जाने को होता है, तो ये डायरेक्ट इंटर नहीं कर पाता है। इसके लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं, स्पेशल रास्ता होता है, जिससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जाता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा सेल है, तो ये हमारा सेल हो गया, और ब्लड से जो है ग्लूकोज ये हमारे सेल के बाहर, सेल के सराउंडिंग में आ गए, सेल के चारों तरफ। इसके बाद क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो है ये डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या होते हैं कि स्पेशल चैनल्स होते हैं। तो इसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करने के लिए, ताकि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। इंसुलिन का इसमें रोल होता है। इंसुलिन जो है एक चाबी की तरह काम करता है, कि तो जब ग्लूकोज को सेल में एंट्री होना होता है ताकि ग्लूकोज का यूज हो सके, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे सेल्स के चारों तरफ आता है। और जब ये इसको सेल के अंदर जाना होता है, तो ये डायरेक्ट नहीं जा पाता है। इसके लिए एक अलग चैनल्स होते हैं, अलग रास्ता होते हैं, जो कि सिर्फ तभी खुल सकते हैं जब इंसुलिन यहाँ पर आकर के अपना रोल प्ले करता है। मतलब कि ग्लूकोज को एंट्री के लिए, ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए जो इंसुलिन है एक चाबी की तरह कार्य करता है। तो इंसुलिन क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका प्रोडक्शन पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में होता है। तो पैनक्रियाज क्या होता है, तो ये एक इंटरनल ऑर्गन होता है जो कि हमारे अपर एब्डोमेन में स्टमक के पीछे और स्पाइन के सामने प्रेजेंट होता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में होता है। तो पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं किसका, इंसुलिन का। तो ये हमारा पैनक्रियाज है,
और पेनक्रियाज में ये क्या है, ये बीटा सेल्स है। तो पेनक्रियाज में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन के प्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्लड में चलाता है, और ये भी ग्लूकोज के तरह ब्लड में सर्कुलेट होते हुए ये कहाँ पर आता है, तो ये सेल्स के पास आता है। तो पैनक्रियाज क्या करता है कि इसके अंदर जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, और इंसुलिन का प्रोडक्शन होने के बाद ये ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो ब्लड में भी ये सर्कुलेट होने लगता है, जैसे ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा था ब्लड में, उसी तरीके से इंसुलिन जो है ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, और सर्कुलेट होते हुए ये सेल्स के पास आता है। सेल्स के पास इंसुलिन जब पहुंचता है तो इसके लिए सेल्स के पास ऑलरेडी ही रिसेप्टर्स होते हैं, ताकि ये वहाँ पर ये बाइंड हो सके, और जिसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज के लिए एक रास्ता ओपन होता है, एक चैनल ओपन हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है कि जब इंसुलिन सेल्स के पास आया तो ये बाइंड हो गया इंसुलिन रिसेप्टर्स में। तो इंसुलिन जब बाइंड होता है रिसेप्टर से तो एक सिग्नल जाता है सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो है वेजाइकल्स के पास। तो ये वेजाइकल्स क्या होते हैं कि ये एक बबल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूट4। ग्लूट4। तो जब इंसुलिन जो बाइंड किया रिसेप्टर के पास तो एक सिग्नल गया किसके पास, तो वेजाइकल्स के पास। उसके बाद क्या होता है, ये जो वेजाइकल्स जो होते हैं ये मूवमेंट करने लगते हैं और आ जाते हैं हमारे सेल सरफेस के पास। मतलब कि ये कहीं पर भी रेंडमली फ्लोट करते रहते हैं, सेल्स के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, और जब इनके पास सिग्नल जब जाता है तो ये मूवमेंट करके आ जाते हैं सेल्स के पास, और सेल्स के पास आके इसका जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये मर्ज हो जाते हैं, उसी में फ्यूज हो जाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसी में जो है ये वेजाइकल्स जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो एयर बबल्स जो होते हैं जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो चिपक जाते हैं, एक सट जाते हैं, और एक ही में जो है फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब इंसुलिन जब बाइंड हुआ रिसेप्टर्स के पास तो ये एक सिग्नल दिया वेजाइकल्स के पास, और वेजाइकल्स में मूवमेंट होने लगता है, और ये सेल सरफेस के पास आकर के सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ग्लूट4 प्रोटीन, वो एक रास्ता क्रिएट करता है, बाहर से अंदर की तरफ एक रास्ता क्रिएट करता है, जिससे जो ग्लूकोज जो मोलिक्यूल है ये ग्लूकोज इसी रास्ते से अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ग्लूकोज का जो है सेल के अंदर एंट्री होता है। तो हमने क्या देखा कि जो जब ग्लूकोज ब्लड में गया, ब्लड के बाद जब ये सेल के पास पहुंचा तो ये डायरेक्ट सेल में एंट्री इसका नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या होता है कि एक स्पेशल रास्ता होता है जिसे ग्लूट4 चैनल बोलते हैं। तो ये रास्ता तभी ओपन होता है जब इंसुलिन जो होता है वो जा कर के अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है,
और रिसेप्टर से बाइंड होते ही एक सिग्नल जाता है वेजाइकल्स के पास, और वेजाइकल्स क्या होते हैं कि ये मूवमेंट करके कहाँ चले जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस के पास, और फ्यूज हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं। और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है ग्लूटाथोन प्रोटीन जो होता है, वो एक ब्रिज, एक रास्ता की तरह काम करता है, और बाहर जो ग्लूकोज मोलिक्यूल जो है वो इसी रास्ते से सेल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल फिनोमेना कि किस तरीके से भोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है डाइजेशन के बाद, और किस तरीके से सेल्स इसको यूज करते हैं, किस तरीके से इंसुलिन का यूज होता है, किस तरीके से चैनल जो होते हैं ग्लूट4 चैनल ओपन होते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि डायबिटीज़ के केस में किस तरीके से जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, किस तरीके से इंसुलिन का उसमें रोल होता है, इस वजह से ग्लूकोज का मात्रा जो है ब्लड में वो परसिस्टेंटली लगातार हमेशा ज़्यादा रहता है। तो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि या तो जो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स जो हैं किसी वजह से क्या होते हैं कि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करते हैं या बंद कर देते हैं। मतलब कि इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर बंद हो गया तो उसके वजह से क्या होगा कि ये बाइंड नहीं हो पाएगा रिसेप्टर्स के साथ, और उस वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंट्री नहीं हो पाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम होता है तो इंसुलिन उतने मात्रा में नहीं हो पाते हैं कि ये रिसेप्टर से बाइंड हो सके, और उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन के कमी की वजह से ये जो चैनल्स जो होते हैं ये ओपन नहीं होते हैं, मतलब कि ये कंडीशन एराइज नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज अंदर जा सके। तो ग्लूकोज अगर इंटर ही नहीं होगा तो उस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ये ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, ये ब्लड में ही रह जाता है। तो एक कंडीशन ये होता है कि जो सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, जो सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाते हैं। मतलब कि इंसुलिन तो है, मतलब कि जितना होना चाहिए इंसुलिन है, पर ये जो सेल्स जो है उसका यूज नहीं कर पाते हैं। जो रिसेप्टर्स जो होते हैं इंसुलिन के वो या तो डैमेज हो जाते हैं या किसी वजह से इसको यूज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूट4 जो चैनल ओपन होते थे ग्लूकोज को एंट्री के लिए, वो ओपन नहीं हो पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री नहीं हो पाता है और ये ब्लड में इसका मात्रा हाई हो जाता है, ब्लड में ही सर्कुलेट होने लगता है। तो हमने क्या देखा कि अगर जो बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियाज के, वो अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम कर देते हैं तो उस वजह से क्या होता है, जो ग्लूट4 चैनल जो होते हैं वो ओपन नहीं हो पाते हैं, नॉट ओपन, जिसके वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज एंट्री नहीं कर पाता है सेल के अंदर। जिस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि बीटा सेल्स जो हैं अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम करने लगते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का एक चैनल, एक रास्ता होता है ग्लूट4 चैनल, वो ओपन नहीं हो पाता है। उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। दूसरा केस क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब कि जो सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर के, जो सेल्स जो हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब कि ये इंसुलिन का यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ग्लूट4 जो चैनल है वो ओपन नहीं हो पाते हैं, ओपन नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज एंट्री नहीं कर पाता है।
और इस वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज हाई होता है। इंक्रीज। तो हमने देख लिया कि डायबिटीज के केस में किस तरीके से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होना किस तरीके से डिस्टर्ब होता है, किस तरीके से इंसुलिन का रोल होता है नॉर्मली, और किस तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो है ब्लड शुगर जो है, ब्लड ग्लूकोज वो हाई हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो अब हम लोग डायबिटीज मेलाइटस का डिफिनेशन देखते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस का जो डिफिनेशन है वो ऐसे है कि डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया persistent due to secretion of insulin, एक्शन ऑफ इंसुलिन और बोथ। मतलब कि जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उस केस में क्या होता है कि ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है ये लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है। और इसका कारण क्या होता है कि जो इंसुलिन जो होता है तो उसका या तो सिक्रीशन, मतलब कि अगर पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स जो होते हैं अगर वो सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन का अगर प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस होता है। या जो इंसुलिन जो होता है वो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स जो होते हैं अगर वो इंसुलिन के लिए अगर रेसिस्टेंस जैसे एक्शन करते हैं, मतलब कि इंसुलिन अगर वर्क नहीं कर पाता है, उसके रिसेप्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस कारण से भी क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस का केस अराइज होता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, कि लंबे समय तक ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो ये था हम लोग का डायबिटीज मेलाइटस का डिफिनेशन। तो अब हम लोग देखेंगे डायबिटीज मेलाइटस के टाइप्स। तो बेस्ड ऑन कॉज, मतलब कि कारण के हिसाब से डायबिटीज मेलाइटस जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो जो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो होता है इसमें क्या होता है कि जो ये किसी अन्य डिजीज या किसी ड्रग्स के कारण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले से कोई डिजीज है या कोई बाहर से हम ड्रग्स लिए तो उसके वजह से ये कंडीशन अराइज हो गया, डायबिटीज हो गया। इसमें क्या होता है कि ये अपने आप होता है। ये जो होता है ये हमारे शरीर के इंटरनल जो प्रोसेसेस जो होते हैं उसके नेचुरली जो कारण होते हैं उसके वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जेनेटिक फैक्टर हो गया, जो वंशानुगत जो फैक्टर्स जो होते हैं कि पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है तो ये नेचुरल प्रोसेस है। या मोटापा हो गया, तो मोटापा भी है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। या अगर मान लीजिए कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है तो अगर उसमें ऑटो इम्यून का अगर कंडीशन आ जाता है, जैसे कि हमारे ही जो इम्यून सिस्टम जो है हमारे ही सेल्स पे अगर अटैक कर देते हैं तो ये भी कोई ड्रग्स या डिजीज़ की वजह से नहीं हुआ, ये भी जो है नेचुरल प्रोसेस है। तो प्राइमरी में क्या होता है कि ये किसी अन्य डिजीज़ या किसी ड्रग्स के कारण नहीं होता है डायबिटीज मेलाइटस। ये जो होता है अपने आप होता है, नेचुरल कारण से होता है और नेचुरल जो प्रोसेसेस जो होते हैं इंटरनल उसके कारण से होता है। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है कि ये किसी अन्य बीमारी की वजह से, किसी अन्य डिजीज या ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि ये डायबिटीज मेलाइटस का केस अराइज होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो पैनक्रियाटिस जो होता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज होता है तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। नॉर्मली ये क्या करता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है पैनक्रियाज के अंदर। और किसी खास कंडीशन में क्या होता है कि ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव होता है पैनक्रियाज में ही। तो ये क्या करता है कि
पैनक्रियाज के ही जो सेल्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करने लगता है। उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर पेन, इन्फ्लेमेशन या जो सेल्स जो होते हैं वो नेक्रोसिस होने लगते हैं, मतलब कि वो डाई करने लगते हैं। तो अगर उस वजह से जो बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाज में वो अफेक्ट होते हैं, तो ये सेकेंडरी कॉज हो गया। मतलब कि ये पहले पैनक्रियाटिस था, उसके बाद क्या हो गया कि बीटा सेल्स अफेक्ट हुआ इस डिजीज के कारण, और उस वजह से क्या हुआ कि डायबिटीज मेलाइटस का केस एराइज हुआ। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, इट इज नॉट कॉज्ड बाय अनदर डिजीजेस और टॉक्सिन्स। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, इट इज कॉज्ड बाय अनदर डिजीजेस और टॉक्सिन्स। मतलब कि ये जो होता है ये किसी अन्य डिजीज की वजह से होता है, या किसी टॉक्सिन्स के कारण होता है। और जो प्राइमरी होता है ये अनदर डिजीज या किसी टॉक्सिन के कारण नहीं होता है। ये जो होता है ये इटसेल्फ, या जो हमारे नेचुरली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें अगर नेचुरली तरह की तरीके से अगर बदलाव आता है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं जो एबनॉर्मली अगर काम करने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस का केस अराइज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस। तो जो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस होता है, ये जितने भी तरह के डायबिटीज मेलाइटस के जो केसेस होते हैं, ये दोनों टाइप में जो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो है ये 98% होता है। मतलब कि प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो है ये 98% होता है, और जो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस जो है वो 2% होता है। और जो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो है ये किसी अन्य डिजीज या टॉक्सिन्स के कारण नहीं होता है। ये जो है अपने शरीर के जो नेचुरली इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उसमें डिस्टरबेंस के कारण से होता है। और प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो है इसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, एंड दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये 98% होता है ऑल केसेस का। ये जो है इट इज नॉट कॉज्ड बाय अनदर डिजीजेस और टॉक्सिन्स। इट happens due to natural internal body तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये 98% होता है ऑल केसेस का। इट इज नॉट कॉज्ड बाय अनदर डिजीजेस और टॉक्सिन्स। मतलब कि ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के तरह ये किसी अन्य डिजीजेस और टॉक्सिन्स के कारण नहीं होता है। ये जो होता है इट इज हैपेंस ड्यू टू नेचुरल इंटरनल बॉडी प्रोसेस। मतलब कि हमारे ही शरीर में जो नेचुरली तरीके से जो एबनॉर्मलिटी जो प्रोसेसेस में होते हैं, तो उस कारण से जो होता है ये प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस का ये केस राइज होता है। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये जितने भी केसेस डायबिटीज के होते हैं उसके 98% ये प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस होता है। और ये
फिर से ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। तो पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस IDDM, और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस NIDDM। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स जो होते हैं, इम्यून सिस्टम जो होते हैं, वो अटैक कर देते हैं बीटा सेल्स पे, जिस वजह से क्या होता है कि ऑलमोस्ट जितने भी बीटा सेल्स जो हैं जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग देखेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो जो पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स जो होता है जो कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करता है, तो ये इम्यून सिस्टम्स जो हैं ये क्या करते हैं कि उसी के अगेंस्ट में, बीटा सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग ज़ीरो हो जाता है, जिस वजह से जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो पाता है, और जो ग्लूकोज सेल के अंदर जो एंट्री करता है वो नहीं कर पाता है। उस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का मात्रा जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो आइरिडियम के केस में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही जो बीटा सेल्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं। उस वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उस वजह से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, और अंत में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, जिस वजह से जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से, किन किन सिचुएशंस में जो है जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है और बीटा सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करने लगता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आइरिडियम के केस में क्या होता है कि इसका सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है ऑटो इम्यूनिटी, मतलब कि हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स जो हैं जो कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट ही ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है और ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो जो इम्यून सिस्टम को जो ट्रिगर करने वाले जो कारण हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कारण हम लोग देखेंगे कॉक्सैकी वायरस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो इसमें एक वायरस है और एक बैक्टीरिया है। ये दोनों इस तरीके से ट्रिगर करते हैं कि जब ये बॉडी में इंटर करते हैं, जब कॉक्सैकी वायरस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो इन दोनों के बॉडी में जो प्रोटीन जो पाए जाते हैं, तो वैसा ही सिमिलर प्रोटीन जो है बीटा सेल्स में भी पाए जाते हैं। पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उसमें भी सिमिलर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और किसी किसी केस में क्या करता है कि इसके साथ इसका एंटीबॉडी इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब एंटीबॉडी तैयार करता है, तो साथ ही वो बीटा सेल्स के लिए भी एंटीबॉडी तैयार करने लगता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण होता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में भी देखा जाता है कि जो पेरेंट जो हैं उनके द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें भी ये ट्रांसफर जैसा केस देखने को मिलता है।
जैसे कि अगर किसी पेरेंट में था ये केस, आईडीएम का केस था, तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें भी ऑटो इम्यूनिटी का जो है कंडीशन एराइज हो जाता है, और उस वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आईडीडीएम का केस जनरेट हो जाता है। और तीसरा ऑटो इम्यून है, मतलब कि ना तो वो हेरिडिटी है, ना ये बैक्टीरिया और वायरस है, मतलब कि अपने आप भी ये हो जाता है। तो इसका सबसे मेन कारण ऑटो इम्यूनिटी है। इसमें एक वायरस, एक बैक्टीरिया, दूसरा वंशानुगत हेरिडिटी, और तीसरा ऑटो इम्यूनिटी, मतलब कि अगर हेरिडिटी ना भी हो या वायरस या बैक्टीरिया का केस ना भी हो, फिर भी अपने आप जो है नेचुरली तरीके से बॉडी क्या करता है कि ऑटो इम्यूनिटी का केस राइज कर लेता है, और उसके बीटा सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, और उस वजह से जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाता है और आईडीटीएम का केस राइज हो जाता है। तो ये जो सारे केसेस हैं, ये सारे ट्रिगर करते हैं इम्यून सिस्टम को, जैसे कि या तो कॉक्साकी वायरस हो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हेरेडिटी या ऑटो इम्यून। ये सारे केसेस जो हैं, ये ऑटो इम्यून को ट्रिगर करते हैं। उसके बाद क्या करता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी तैयार करता है, किसके अगेंस्ट में, तो बीटा सेल्स के। उसके बाद क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रॉय करता है बीटा सेल को। उसके बाद क्या होता है कि इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है और ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जिस वजह से ग्लूकोज का जो ब्लड में मात्रा है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने कॉजेज देख लिया जो ऑटो इम्यून को ट्रिगर करते हैं, जिसके वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है और आईडीडीएम का केस अराइज होता है। अब हम आईडीडीएम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, इसमें जो डायबिटिक जो पेशेंट होता है वो इंसुलिन इंजेक्शन पे डिपेंड होता है, मतलब कि उसमें जो एंटी डायबिटिक ओरल जो टैबलेट्स होता है वो भी काम नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि जो टैबलेट्स जो होते हैं वो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंसुलिन का जो है ज़रूरत होता है। और इस केस में क्या होता है, आईडीडीएम के केस में क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, जिस वजह से जो एंटी डायबिटिक जो टैबलेट्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर आईडीडीएम का केस अगर अराइज हो जाता है, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो उसके बाद जो है ये डिजीज़ किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है, कौन कौन से मैकेनिज्म कैसे कार्य करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इवन डेथ भी हो सकता है। तो हम उस मैकेनिज्म को देखते हैं। तो आईडीएम के केस में क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल्स जो है उनको एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पहले से स्टोर्ड जो फैट्स जो हैं, बॉडी उनसे एनर्जी जो है गेन करता है। तो उसके लिए जब फैट जो है ब्रेक डाउन होता है, तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में होता है। मतलब कि जब फैट का जब ब्रेक डाउन हुआ तो ये दो पार्ट्स में हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये जो फैटी एसिड्स जो होते हैं ये ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड से होते हुए ये लीवर तक जाते हैं, और लीवर इनको क्या करता है, ये कीटो बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जो लीवर जो है इन फैटी एसिड्स को कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है, और ये कीटो एसिड्स जो हैं ये फिर से ब्लड में चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पाता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो जो हमारा ब्रेन और मसल्स जो है वो एनर्जी के लिए इन्हीं कीटो एसिड्स का यूज करता है। तो आईडीएम के केस में क्या होता है कि जो इंसुलिन जो है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जिस वजह से एनर्जी के लिए बहुत सारे फैट को ब्रेक डाउन होना पड़ता है, और जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन फैट का होगा
उतना ज़्यादा कीटो एसिड्स जो होंगे। और ये जो कीटो एसिड्स जो हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और अगर इंसुलिन का अगर यूज़ ना किया जाए, अगर इसका जो है ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये एसिडिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है। मतलब कि अगर जब ब्लड का अगर पीएच अगर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में वो काम करना बंद कर देते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसका डेथ भी हो सकता है। सबसे पहले क्या हुआ कि इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन इसमें कम हो जाता है, उस वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और एनर्जी के लिए जो बॉडी में पहले से स्टोर्ड जो फैट हैं वो बर्न होते हैं, और उस वजह से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो जब लीवर में जाते हैं तो लीवर क्या करता है कि उन्हें कीटो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये कीटो एसिड्स जब ब्लड में जाते हैं और ये नेचर में जो है ये एसिडिक होते हैं, और इनका मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये DKA का केस राइज हो जाता है। DKA का मतलब है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मतलब कि डायबिटीज़ के द्वारा और कीटोन बॉडीज़ के द्वारा एसिडोसिस, मतलब कि एसिटिक ब्लड का जो नेचर है वो एसिटिक हो जाना। तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, DKA। और उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का जो पीएच है वो बहुत कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और इस वजह से जो है मल्टी ऑर्गन फेलियर इवन डेथ भी हो सकता है। तो अभी हमने मैकेनिज्म जो देखा वो कीटो एसिड्स के द्वारा था, मतलब कि आईडीएम के केस में कीटो एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से जो कंडीशन एराइज होते हैं वो हमने देखा है। अब हम लोग दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं कि आईडीएम के केस में क्या होता है कि ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो ग्लूकोज है वो यूरिन के द्वारा पास आउट होने लगता है, मतलब कि ये जो किडनी है वो इसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो किडनी से होते हुए यूरिन से बाहर चलाता है। और जब ग्लूकोज जो है अगर यूरिन से बाहर आने लगे ज़्यादा मात्रा में, तो वाटर इसको फॉलो करता है। अगर ग्लूकोज आउट होगा तो उसके साथ साथ जो है वाटर भी आउट होगा। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ग्लूकोज आउट होने की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर भी लॉस हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि सीवियर डिहाइड्रेशन का केस राइज होता है। आईडीएम के केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन के द्वारा लॉस होने लगता है, बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, और ग्लूकोज को फॉलो करता है वाटर। तो उसके कारण क्या होता है कि वाटर का भी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो अगर डिहाइड्रेशन का जो केस है अगर वो सीवियर हो गया तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो किडनी तक नहीं पहुंच पाता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो किडनी है वो किडनी फेलियर हो जाता है। तो वैसे तो ये आईडीडीएम किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, डेवलप हो सकता है, और ये सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है वो 20 वर्ष से नीचे जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये डेवलप होता है। और अगर ये इन्फेंट्स चिल्ड्रंस में अगर ये डेवलप होता है आईडीडीएम का केस, तो उसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। मतलब कि अगर जो इन्फेंट्स मतलब कि 1 साल का जो बच्चा है या जो चिल्ड्रंस जो होते हैं अगर उसमें अगर ये केस एराइज होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस।